हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने वाले हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नाम का ये जो कंप्लीट चैप्टर है, इसे कवर करेंगे वन शॉट वीडियो से। तो सबसे पहले जानते हैं सिक्योरिटी कहते किसे हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, और सिक्योरिटी में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमारी कोर वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं, यानी कि वो डेंजर्स चीज़ें जो हमारी कोर वैल्यूज़ को डैमेज करती हैं और जो बाद में हमारी कोर वैल्यूज़ को रिपेयर नहीं करा जा सकता। मतलब हमारी कोर वैल्यूज़ को इतना ख़त्म कर दिया गया है कि जिनसे अब हम निपट नहीं सकते, तो उन्हें अपने बोलते हैं कि उनसे ही हमें बचना सिक्योरिटी कहलाता है। और वैसे सिक्योरिटी को दो ग्रुप में बांटा गया है, यानी कि देयर आर टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल नोशन और नॉन ट्रेडिशनल को अपने जानेंगे अच्छे से कि ट्रेडिशनल नोशन में किन सिक्योरिटीज को इंक्लूड करा गया, किस टाइप की सिक्योरिटी से हमें या किस टाइप की थ्रेट से हमें बचना है और कैसे हमें सिक्योरिटी मिलती है उनमें। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में बात करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, फिर पढ़ेंगे इंटरनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से बनेगा तो ध्यान देना है आपको। एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या किसे कहते हैं कि ये पुराने टाइम में मेनली ऐसा माना जाता था कि भी एक कंट्री को सबसे ज्यादा जो डर रहता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा थ्रेट रहता है, वो एक बाहर की कंट्री से रहता है। जो उसकी एनिमी कंट्री हो, जो पावरफुल कंट्री हो, उससे डर रहता है। और उससे कैसा डर रहता है? मिलिट्री थ्रेट रहता है कि कहीं वो उसके ऊपर अटैक ना कर दे और उसकी कोर वैल्यूज को खत्म करके, यानी कि उसकी सोवेरेनिटी या इंडिपेंडेंस को खत्म ना कर दे और उसे अपना स्लेव ना बना ले या उसे डीकोलोनाइज ना कर ले। तो इस तरह की थ्रेट को अपने बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेट, जिसमें एक कंट्री को बाहर वाली कंट्री से मिलिट्री थ्रेट का डर रहता है। यहां पे लिखा है कि इस तरह की थ्रेट से रिस्पॉन्स करने के लिए तीन चॉइस होती है गवर्नमेंट के पास। वो तीन चॉइस क्या है? दी चॉइसेस आर टू सरेंडर, एक चॉइस है इसमें से कि सरेंडर करना। दूसरा है टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक, कि आप क्या करो, प्रिवेंट करो अदर साइड को अटैक से। और तीसरा एंड टू डिफेंड इटसेल्फ ड्यूरिंग द वॉर, और वॉर के टाइम में अपने आप को डिफेंड करो। तो तीनों चॉइस ध्यान रखना, या तो सरेंडर कर दो सामने वाली जब पावरफुल कंट्री आपके ऊपर अटैक करे, या अटैक करे तो आप अपनी बाकी जो साइड्स है बॉर्डर की उसे प्रिवेंट कर दो अटैक से, कि आपकी कंट्री में, आपकी टेरिटरी में मिलिट्री उनकी घुस नहीं पाए, या अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी रखो, यानी कि वॉर करो सामने से मिलके। और चौथा, और इसी के लिए ये तीन अब चॉइस है, और इसी तीन चॉइस के बेसिस पे हमारे यहाँ पे चार कंपोनेंट होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के। अब कंपोनेंट कैसे होते हैं, यानी कि कौन से वे होते हैं जिनसे अपनी ये तीन चॉइस अपने कर सकते हैं। तो सरेंडर करने के लिए तो कुछ नहीं करना, हाथ खड़े करना है, लेकिन बाकियों के लिए आप डेटरेंस कर सकते हो। डेटरेंस का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है, ये कोल्ड वॉर के टाइम में ये वर्ड थोड़ा सा ज्यादा इमर्ज हुआ था। डेटरेंस बोले तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाले के जैसा इक्वल हो, तो सामने वाले आपको मतलब अटैक करने से सामने वाली कंट्री को डर लगे कि यार कहीं हम इसे अंडर एस्टिमेट ना कर ले। अगर इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, हो सकता है हमने इसके ऊपर अटैक करा तो ये हमें ज्यादा हार्म ना पहुंचा दे। यानी कि आप सामने वाले को इक्वली स्ट्रॉन्ग जब बना देते हो, दो पावरफुल कंट्री जब एक जैसी हो जाती है, उसे डेटरेंस की कंडीशन बोलते हैं। और डिफेंस तो जानते ही हो। और तीसरा हमारे पास चॉइस होता है बैलेंस ऑफ पावर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पावर को बैलेंस करना। पावर को बैलेंस करने के लिए मेनली ये होता है कि आपकी जो नेबरिंग कंट्री है, उन जितने आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख लो, उन जितने अपने आप यानी कि मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करो, उतना ही आप अपने आप को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर लो, लगभग उतना ही। तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और इसके बाद होता है अलायंस बिल्डिंग, कि अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो आपके ऊपर अटैक कर सकती है, तो आप किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग कंट्री को अपने साथ मिलाओ, या अपनी रीजनल कंट्रीज का एक ग्रुप फॉर्म कर लो कि मिलके अगर हम में से किसी के ऊपर भी अटैक करा जाता है तो हम ये मानेंगे कि हम सबके ऊपर अटैक करा और हम मिलके रिस्पॉन्स करेंगे, मिलके रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसे बोलते हैं अलायंस बिल्डिंग। जैसा कोल्ड वॉर के टाइम में आपको पता है नाटो बना था, जो नाटो आज भी चलता है। यूएसए ने बनाया था, कैपिटलिज्म वर्ल्ड ने बनाया था, और वहीं पे यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। ऐसे कई सारे दुनिया में अलायंस बने हुए हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कि पावरफुल कंट्री को आसानी से उनके ऊपर अटैक ना कर दे, इस तरह के लिए कंपोनेंट को यूज करते हैं। अब यहां पे इन सबको डिफाइन भी कर रखा है कि डेटरेंस का मतलब मेनली आप कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ऑफ वॉर से भी इंक्लूड लगा सकते हो। डिफेंस का मतलब आप डिफेंस कर रहे हो तो वॉर को एंडिंग करने का प्रयास कर रहे हो। और बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि आपको, आपकी कोई बिगर कंट्री है या कोई ऐसी कंट्री है जो पावरफुल है, तो कम से कम आप उसके इक्वल लेके जा रहे हो अपने आप को, है ना। और अलायंस बिल्डिंग तो आप जानते ही हो, जब बड़ी पावरफुल कंट्री से अगर आपको मिलना है, मतलब कोई अटैक ना कर दे, तो उसके इक्वल होने के लिए आप अपने साथ कुछ एक ग्रुप्स ऑफ कंट्री
कंट्री को मिला लेते हो या किसी पावरफुल कंट्री को ज्वाइन कर लेते हो। अब यहाँ पे अलायंस बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि सारी छोटी छोटी कंट्री आपस में अलायंस बिल्डिंग करेगी। कोई भी कंट्री किसी बड़ी कंट्री से भी अलायंस बिल्डिंग कर सकती है ना, कि भाई वो हमारी हेल्प करे। तो कैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर अलायंस बिल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। अब कहते हैं सबसे बड़ी बैलेंस ऑफ पावर का मतलब तो क्या होता है कि अपनी मिलिट्री पावर को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना अपने कोऑर्डिनेट कर लो अपनी मिलिट्री पावर को कि सामने वाली अगर कोई अटैक करे तो आप उसको क्या करो, डिफेंड कर पाओ। लेकिन यहां पे सिर्फ कहते हैं कि मिलिट्री पावर ही नहीं होती है, बैलेंस ऑफ पावर में अगर अपनी और आगे जाए तो इसमें यह भी होता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पावर को भी इन्हांस करो, इकोनॉमिक जो पावर है उनको भी आप अपनी बढ़ाओ। और मिलिट्री पावर को तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप इस तरह से अपनी बॉर्डर को सिक्योर करो कि बाहर वाली कोई जो कंट्री है, खासतौर से जो नेबरिंग कंट्री जिनसे आपको डर होता है, वो आसानी से आपके ऊपर अटैक ना करे। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता था पहले ट्रेडिशनल नोशन में कि बाहर की कोई आपके ऊपर कंट्री अटैक ना कर दे, यानी कि मिलिट्री थ्रेट को सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता था, जिसके 3 चॉइस होती थी जिससे निपटने के लिए। तीनों चॉइस के नाम अपनों ने देखे। 3 चॉइस क्या थी, सरेंडर, टू प्रिवेंट और क्या, और तीसरा क्या, टू डिफेंड। और इसी ये 4 कंपोनेंट, डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, आंखों से निकाल के जाना इनको, मेन बातें आपको पता होना चाहिए, बस उसके बाद आप आगे लिख दोगे। यहां पे मैंने की कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखे हैं, छोटी छोटी बातों में इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ताकि आपको थोड़े से टाइम पीरियड में मेन बातें ब्रीफ में आपको पता चल जाए। आगे बात करें इंटरनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का होता है, तो इसमें यह होता था, ट्रेडिशनल नोशन का ही एक पार्ट है कि इसमें एक कंट्री को, खास तौर से उन कंट्रीज को जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी डेवलपिंग नहीं है, और या सेकुलरिज्म कंट्री बेस पे ऐसी कोई कंट्री बनी है जहां पे सेकुलर है, यानी कि बहुत सारे धर्म है ना, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। तो जब एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो, एक धर्म के नाम पे लड़ाई हो, जाति के नाम पे लड़ाई हो, तो कंट्री के अंदर होने वाले सिविल वॉर एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट होता है। तो इन थ्रेट से लड़ना किसका काम होगा, गवर्नमेंट का काम होगा। अब गवर्नमेंट इनके लिए अच्छे से रूल रेगुलेशन निकाले, इनके बीच में नेगोशिएशन कराए, कोऑपरेशन कराए, ये काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो ये ज्यादातर कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी ना, उनमें ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर होने की संभावना है कि वहां पे हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पैसे हो, बाकियों के पास पैसे ना हो, पॉवर्टी बढ़ रही हो, या धर्म के नाम पे लड़ाई हो, जाति के नाम पे लड़ाई हो, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, इंप्लॉयमेंट नहीं मिलता तो लड़ाई। तो इस तरह का जो सिविल वॉर है, उससे लड़ने का जो मेन जो काम होगा वो गवर्नमेंट का खुद का होगा। ये यूरोपियन कंट्रीज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज में ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है, खासतौर से जब वो इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम के आसपास अगर बात करें तो। अब इंटरनल थ्रेट और सिक्योरिटीज में क्या करना होगा, सिंपल सी बात है कि आपको अपनी कंट्री के अंदर इंटरनल लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। इस इंटरनल सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्सटर्नल चैलेंज से निपटना ना, तो सबसे तो पहले इंटरनल चैलेंज से निपटो। अगर किसी कंट्री के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, देश के अंदर लड़ाई हो रही है, देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर की फोर्सेस का सामना नहीं कर पाएगी। सिविल वॉर हो रहे हैं, उसमें क्या आते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गए, कास्ट बेस पे मूवमेंट हो गए, रिलीजन बेस पे मूवमेंट हो गए, ये सारे के सारे इंटरनल थ्रेट या सिक्योरिटीज के, इंटरनल थ्रेट या चैलेंजेस के एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ये ट्रेडिशनल नोशन है, इसके लिए क्या सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कैसे कोऑपरेशन कर रहा है। तो भाई इसके लिए देखो, सबसे बड़ी बात तो ये एक्सटर्नल थ्रेट इसमें आता है। तो एक्सटर्नल थ्रेट में क्या हो कि एक कंट्री दूसरे के ऊपर बिलीव करे, बहुत लार्ज स्केल पे वायलेंस ना हो, एक कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक ना करे। तो इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर आपस में क्या साइन करी, ट्रीटी साइन करी, ताकि अपने को जैसे डिसआर्मामेंट की एक ट्रीटी साइन करी गई। ये ट्रीटी साइन करी गई, इसमें यह प्रयास करा गया कि कुछ तरह के वेपन्स अपने को नहीं बनाने, जैसे जिनको अपने बोलते हैं BWC तरह के बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी साइन करेगी 1972 में, केमिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी साइन करेगी 1992 में। ये ट्रीटी साइन क्यों करेगी, इनका यही प्रयास था कि अगर इस तरह के वेपन बनाए नहीं जाएंगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की, एक दूसरे से राइवल होने की, एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक करने की पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाएगी। तो एक तो है डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपनाएगी। इसके अलावा आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन करेगी, जिनमें एक ट्रीटी का नाम दिया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में, विच लिमिटेड द यूज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एज अ डिफेंसिव शील्ड फॉर न्यूक्लियर अटैक। तो ये क्या होता है, मतलब जो अपने पढ़ रहे हैं कोऑपरेशन में, इसमें यही बताया गया है कि ट्रेडिशनल जो नोशन होता है जिसमें अपने को एक्सटर्नल थ्रेट का डर रहता है, उसमें कंट्रीज एक्सटर्नल थ्रेट को कम करने के लिए क्या करती है, तो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी बनाती है या आर्म्स रिडक्शन की पॉलिसी अपनाती है कि अपने को हथियार कम से कम बनाने हैं,
या अलायंस बिल्डिंग वाला, तो वो तो एक टेक्निक हो गया सॉरी, या वो क्या करती है आर्म्स को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे ये कुछ डेट्स आपको याद रखनी कि 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन करा गया, 1992 के अंदर केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन करा गया, और आर्म्स कंट्रोल जो ट्रीटी साइन करेगी जिसके अंदर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आते हैं 1972 में साइन करेगी। इसके अलावा सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, जब सोवियत यूनियन और यूएसए इन दोनों के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वहां पे इन दोनों ने आपस में बहुत ज्यादा वेपन बना रहे थे, क्योंकि दोनों के दोनों आपको पता है स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन वगैरह बहुत है, आर्सनल वेपन सब बहुत है इनके पास, गोला बारूद सब कुछ है ना। तो इन दोनों ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन करी गई जो एक कहीं ना कहीं से ट्रेडिशनल नोशन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन का काम करता है। तो इनमें एक साइन करी गई जो इनके बीच में आती है सोल्ट सेकंड, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकंड साइन करेगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट साइन करेगी। इन दोनों का प्रयास क्या था? इन दोनों का प्रयास यही था कि आर्म्स को अपने लिमिट में बनाए, और दूसरे का प्रयास था कि अपने को आर्म्स को रिड्यूस करना है, यानी कि इनको इतना ज्यादा नहीं बनाना, यह प्रयास करा गया। इसके अलावा एनपीटी को साइन करा गया 1968 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें यह कहा गया कि अब तक 1967 से पहले जिन्होंने बना लिए वेपन बना लिए, अब कोई नहीं उसे एक्विजिशन करेगा, यानी कि नहीं बनाएगा, नहीं उन्हें प्राप्त करेगा। हालांकि इन कुछ ये जो एनपीटी वगैरह है इनको इंडिया ने डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए इस पे साइन नहीं करा है। ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है ना, कि भाई तुम कंट्रीज ने तो बना लिए, जब हमारी बात आई तो हम बनाएंगे, तो कल को हमारे ऊपर कोई आप में से कंट्री अटैक करे तो इंडिया ने इसके बाद में न्यूक्लियर वेपन 2 बार बनाए, आपको पता है 2 बार टेस्ट करे, 1974 और 1998 में, क्योंकि इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना है। हालांकि बस आपको ये ट्रीटीज याद रखनी है कि कौन कौन सी ट्रीटीज प्रयास करा गया है ट्रेडिशनल नोशन के तहत जो सिक्योरिटी के हमें थ्रेट होते हैं उनमें कोऑपरेशन करने के लिए। तो ये 4 से 5 ट्रीटी के नाम ही अगर आप लिख दोगे ना पॉइंट्स में, तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी। आप पढ़ते हैं दूसरा नोशन जो हमारा सिक्योरिटी का होता है, इंपॉर्टेंट है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब एक तरह से मॉडर्न नोशन, जो कहता है कि सिर्फ मिलिट्री थ्रेट ही सब कुछ नहीं है। आज के टाइम में एक इंडिविजुअल, एक इंसान के ऊपर और भी बहुत सारी थ्रेट होती है, और भी बहुत सारे चैलेंज है जो आ रहे हैं, जो मेनली 1990s के अंदर इमर्ज हुई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म का बढ़ना हो गया, जैसे ऐसी बहुत सारी एपिडेमिक्स होगी, जैसे अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस आया था, उससे पहले बर्ड फ्लू ये जो हो गया, एड्स हो गया, ये ऐसी आई। तो कहते हैं ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल चैलेंज है उनसे भी बड़ी है ये, क्योंकि इनमें लार्ज स्केल पे लोग मारे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल नोशन में तो चलो सिर्फ अपने को मिलिट्री थ्रेट होता है, और उस पे तो आज के टाइम में सारी कंट्री कोऑपरेशन कर रही है, यूएन बना हुआ है जो इसके रिगार्डिंग काम करा, तो कहते कुछ हद तक कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन ये ऐसे चैलेंज है जिससे निपटना हमें बहुत जरूरी है। तो कहते हैं इसके जो प्रोमोनेंट है, जो स्पोर्टर है, नेरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट टू इंडिविजुअल। अब इनके कहते हैं अगर नेरो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर कोई वायलेंट थ्रेट ना हो, जबकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंडिविजुअल को सिक्योरिटी सिर्फ नेरो कॉन्सेप्ट से नहीं बचाना, यानी कि जो वायलेंट जो उसके ऊपर अटैक हो रहे मिलिट्री थ्रेट हो रहे वो ही नहीं, जबकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहता है कि एक इंसान को डर, उस कंट्री के अंदर अगर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि हंगर है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, डिजीज फैल रही है, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो कहते हैं वो सबसे बड़े चैलेंज है, उनसे भी उनको बचाना है। तो अब इसमें न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में किनको इंक्लूड करते हैं अपने नॉन ट्रेडिशनल में? तो सबसे पहला क्या आता है? टेररिज्म। और टेररिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल वायलेंस है जो टारगेट करते हैं सिविलियन को डेलिबरेटली, जानबूझकर, और उनका एक ही पर्पज होता है लोगों के बीच में दहशत फैलाना, लोगों को डराना। और वो क्या करते हैं, जैसे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, स्कूल की बिल्डिंग को, वहां पे बच्चों को किडनैप कर लिया गया, इस तरह के प्रयास करते हैं, और जहां पे लोगों की गैदरिंग होती है वहां पे अटैक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेरर फैलाने के लिए, है ना, ये प्रयास करते हैं, मेनली उनका यही प्रयास होता है ना। तो ये यहां पे देखना है अपने को। इसके अलावा कहते देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट। कहते 3 तरह के राइट होते हैं, एक इंसान को पॉलिटिकल राइट होता है, सेकंड उसका इकोनॉमिक राइट होता है, सोशल राइट होता है। ये सभी राइट कहते हैं मिलने चाहिए, जबकि एक कॉलोनाइज पीरियड में ये राइट उस टाइम में नहीं मिलते थे इंसानों को। इसके बाद अगर बात करें, ग्लोबल पॉवर्टी एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी का कंसर्न है आज के टाइम पीरियड में। ग्लोबल पॉवर्टी खास तौर से एशिया और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, जहां पे बहुत सारे लोग आज भी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, तो कहते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज है कि उनको जो ग्लोबल साउथ, जो हमारा कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ जो वर्ल्ड पड़ रहा है, जिनमें बहुत सारे लोग आज भी प्रॉपर उनको कैलोरीज नहीं मिल रही, प्रॉपर उनको फूड नहीं मिल रहा, प्रॉपर उनको फूड सिक्योरिटी नहीं है, बेटर लाइफ नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कहते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इससे निपटना होगा हमें। तीसरा हेल्थ एपिडेमिक्स हो गया, जैसे HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया,
इसके अलावा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज हो गया, सार्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे चैलेंज से कहते हैं निपटना जरूरी है। उसके बाद कोरोना वायरस का नाम भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये चैलेंज है ना, इनसे कहते हैं आज के टाइम में निपटना बहुत जरूरी है। अब इसमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में क्या बात करेंगे भाई यहाँ पे, कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी यहाँ पे बेस होती है कि ऐसे आइडिया जिसमें क्या करें कि सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीज मिलके साथ में काम करें, कि जैसे अब आपको मिलके काम करना होगा कोऑपरेशन के लिए, यानी कि जैसे इंक्लूडिंग आप डिसआर्मामेंट मिला रहे हो तो सारी की सारी कंट्रीज मिलके प्रयास करेंगे ना, कि हथियार नहीं बनाएंगे, आर्म्स कंट्रोल का प्रयास करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रयास करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्रयास करेंगे। तो ये कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होती है, जिसमें आप बाकी चीजें तो जानते हो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होती है ये मैं आपको समझाता हूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब होता है कि एक कंट्री अपने राइवल कंट्री को कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक अपने वेपन के बारे में, अपनी मिलिट्री क्या कर रही है, मिलिट्री का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में सामने वाली कंट्री को बता देते हैं, ताकि कहीं गलतफहमी में कोई दूसरी कंट्री अटैक ना कर दे। तो इस हद तक एक कुछ हद तक क्या होता है कि अपनी राइवल कंट्री को अपनी मिलिट्री के बारे में, अपनी मिलिट्री के स्टेप के बारे में बताना, ताकि कहीं ना कहीं क्या हो कि दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन बने और दोनों कहीं कोई डाउट के बेसिस पे एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे। कुछ एक्सटेंट तक बताया जाता है, पूरी बात तो डिटेल में नहीं बताई जाती, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रयास किया जाता है यहां पे, ठीक है। तो ये होता है। और यहां पे सभी कंट्रीज के बीच में क्या क्रिएट करने की बात है, यहां पे अपने को क्रिएट करने की बात है कि सभी कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट क्रिएट हो, सभी कंट्रीज कोऑपरेशन के लिए काम करें, सभी कंट्रीज जो कॉमन सिक्योरिटी के चैलेंज है उनसे मिलकर काम करें। तो ऐसा कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अब इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के क्या पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। मेंशन एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के कंपोनेंट वगैरह बताओ। तो इसमें क्या है, तो इंडिया आपको पता है ट्रेडिशनली जो मिलिट्री पे ध्यान दे रहा था, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, इन दोनों से ही इंडिया को तैयार रहना है, दोनों की तरफ ध्यान देना है। तो अब इसमें इंडिया के 4 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला तो क्या, टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि इंडिया को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। भाई क्यों स्ट्रॉन्ग करने की नीड है इंडिया को अपनी मिलिट्री, क्योंकि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है खासतौर से पाकिस्तान, जिसके साथ 1947-48 में, फिर 1965 में, फिर 1978 में जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाई, फिर उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ, और चाइना के साथ 1962 में हुआ, और बीच बीच में जो पाकिस्तान कभी हमारे पहलगाम पे अटैक करता है, कभी हमारे कहीं अटैक करता है ना, तो ये जो कर रहा है ना, इनसे कहते हैं निपटने के लिए जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इनसे बचने के लिए अपने को अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। अगर मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो हमारे लिए ये रिस्क बढ़ सकती है। तो इसीलिए इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट अपना करा 1974 में, उसके बाद 1998 में करा, क्योंकि इंडिया का अपने आप में मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट बात करें, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कि इंडिया का पॉलिसी का यह भी प्रयास रहा है शुरू से, जैसे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही रहा है, कि उन्होंने हमेशा यह प्रयास करा है कि हम सारे के सारे डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाएं और यूएन की जो लिखी हुई बातें उनको फॉलो करें, यूएन के पोर्टफोलियो को फॉलो करें, ताकि हम किसी के भी राइट को वायलेट ना करें, किसी भी कंट्री के ऊपर बिना मतलब कोई अटैक ना करें। हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। हालांकि हमने एनपीटी को साइन नहीं करा, सीटीबीटी को साइन नहीं करा, क्योंकि वो दोनों के दोनों डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, कि वो कंट्री साइन करवा रही थी जिन्होंने खुद ने न्यूक्लियर वेपन बना रखे। तो भाई खुद ने बना रखे, हमने नहीं बनाए, तो हम क्यों साइन करें, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए। हम आज के टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी कंट्री पे बिलीव नहीं कर सकते, हमारी रक्षा खुद को हमें करनी होगी। तो ये इंडिया की बात है कि इंडिया इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करती है, जो यूएन के अकॉर्डिंग बताए गए रूल्स है, नियम है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज है, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट को जो वायलेट होने से बचाने का प्रयास करती है, उनको इंडिया फॉलो करती है। आगे बात करें तो आपको यह भी पता है कि इंडिया ने शुरुआत में, आपको पता है, नाम को फॉलो करा था। नाम की पॉलिसी क्यों बनाई थी, तो वो भी एक अच्छी पॉलिसी थी। उसमें यही प्रयास करा गया था कि हमने कोल्ड वॉर की टेंशन को कम करने का प्रयास करा था, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन करा गया था, उसको इंडिया ने साइन करा था। तीसरा है टू मीट सिक्योरिटी चैलेंज विद इन द कंट्री। सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि सबसे बड़ी बात तो इंडिया की खुद के जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करना होगा, क्योंकि वो अगर सोल्व होते हैं तो ही हम ऐसे सोच सकते हैं कि बाहर से हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, हम उसके लिए मजबूत हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। ओबियस सी बात है, क्योंकि इस चीज का फायदा उठाएगी पास वाली कंट्री, खासतौर से पाकिस्तान और चाइना जैसी। अगर हमारे किसी पार्ट के अंदर मूवमेंट चल रहा है, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो ऐसे ऑटोनोमस के लिए भयंकर मूवमेंट हो गया, सिविल वॉर हो गया हो, तो जैसे नागालैंड हो, मिजोरम हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, इन जैसे के अंदर जो कभी भी जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, इनसे हमें नेगोशिएट करना होगा, इनसे हमें सुलझना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही है, क्योंकि सबसे पहली बात है नेशनल यूनिटी रहना।
अगर घर में शांति रहेगी तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि बाहर वाला हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम सब मिलके उसका सामना करेंगे। अगर घर में ही लड़ाई है, घर में ही आपस में फैमिली मेंबर के बीच में नहीं बन रही है, तो अपने बाहर वालों से कैसे निपट सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। इंडिया के लिए एक और ये भी चैलेंज है कि इंडिया को अपनी पॉवर्टी को बाहर निकालना है। अभी भी इंडिया में लगभग 30% के आसपास ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी के रेशियो में रह रहे हैं, तो उनसे बाहर इंडिया को निकालना है। वो अपने लिए एक चैलेंज है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो चैलेंज है कि यहाँ पे रिसोर्सेस है वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ लोगों के पास पैसे बहुत है, कुछ के पास कम है, तो वो चैलेंज हमारे लिए सीरियस है, वहां से निकालना होगा। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू लगभग आपको चैप्टर करवा दिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने का प्रयास करा। अगर फिर भी किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में कमी रहेगी तो दिल से चाहूंगा क्षमा, क्योंकि मैंने कम टाइम में आपको एक वीडियो कवर करवाने का प्रयास करें। मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।